जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटी समझने वाली हैं, एंड दैट इज़ नर्व इम्पल्स। ठीक है, यहाँ अब एक बात जो जहन में रखने की है वो ये है कि हमारा एक अदद जो क्वेश्चन है वो आंसर होने लगा है इस जगह पर। वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू द न्यूरॉन्स कंडक्ट द मैसेज। बात ये है कि ब्रेन तक मैसेज जाना है और ब्रेन से मैसेज आना है। ये बात तो बड़ी देर से हो रही है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स की फॉर्म में बड़ी देर से ये बात हो रही है कि ब्रेन तक मैसेज आना है और ब्रेन से मैसेज जाना है। ये बात तो हमने तय कर ली, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मैसेज किस फॉर्म में है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ दैट मैसेज, और वो मैसेज कन्वे कैसे होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो हम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सेटल कर लेते हैं। उन चीज़ों को जो है वो मज़ीद हमने उनमें प्रॉब्लम में नहीं पड़ना। और वो क्या है कि नंबर वन, जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ये जो मैसेज है ये अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके बाद फिर वो कन्वे कैसे होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है वो कैसे बन रहा है। क्योंकि हमने कहा कि मैसेज कन्वे हो रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे बन रहा है, नंबर वन। नंबर टू ये कि उसकी कंडक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर देखनी है। बेटा अब इन दोनों चीज़ों के जवाबात जो हैं वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब आप कहते हैं कि तो दो सरफेसेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक जगह से करंट उस डायरेक्शन में पास हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि किस चीज़ का फ़र्क होना दोनों सरफेसेस में ज़रूरी है। जी बेटा, और आप लोगों को ये पता है, ये कोई अछूता किस्म का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पूछा। अगर आपने इस एक सरफेस में करंट यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लेकर आना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको दो सरफेसेस के दरमियान में करंट को क्रॉस करने के लिए ज़रूरी है कि उन दो सरफेसेस में पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं है, इट मींस के वो सरफेस जो है वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकती। वो सरफेस एक पुअर कंडक्टर है, हम कहते हैं ना पुअर कंडक्टर्स हैं, या इस तरह से उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा होता। एक तो ये होता है ना कि पुअर कंडक्टर वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में सख्ती से जुड़े हुए होते हैं। कुछ सरफेसेस ऐसे होती हैं जैसे प्लास्टिक है, इंसुलेटर्स हैं, उनमें कुछ इस किस्म का जो है वो चक्कर होता है। बाकी बहुत डिटेल मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना है कि करंट पास होने के लिए दो सरफेसेस के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी some potential difference in the membrane of neuron। मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से करंट दौड़ रहा है। क्योंकि एक बात मैंने आपको कहा ना कि अभी हम फिलहाल कुछ फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करेंगे। पहला एस्टेब्लिश फैक्ट क्या है कि देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस इन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर करंट नहीं दौड़ रहा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होना जरूरी है, ये फैक्ट हमने एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या जरूरी है, इसके बाद ये जरूरी है समझना कि हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पीडी लिख रहा हूं मैं, हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड। तो ये अब जो है वो यहां से अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि वो मेम्ब्रेन में मौजूद है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है मेम्ब्रेन में से, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए बेटा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन की हमेशा दो साइड्स होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर,
और ये जो लिपिड बाइलेयर होती है इसमें ये समझना ज़रूरी है कि इस लिपिड बाइलेयर के क्रॉस में आयंस की कंसंट्रेशन क्या है। क्रॉस से क्या मुराद है, अभी ये सारी डायग्राम बना के सारी बातें हमें पता लग जाएंगी। याद रखिए जो मैं बातें इस वक्त कर रहा हूँ इनमें से एक बात भी आपकी बुक में मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डायग्राम आपको बना कर दे रहा हूँ अगरचे को बहुत हाई फाई डायग्राम नहीं है बट ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, और अगर आप इस डायग्राम को नहीं समझते देन बिलीव मी यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नर्व इम्पल्स। देखिए आपको कुछ बातों का पता है और वो ये है, नंबर 1 जो बाहर फ्लूइड मौजूद होता है, अगर ये आउटर साइड है, अगर ये आउटर साइड कंसिडर कर लें और ये इन साइड कंसिडर कर लें सेल की, तो जो आउटर साइड है उसको हम कहते हैं ECF। आउटर साइड का जो फ्लूइड होता है, आउटर साइड का जो भी फ्लूइड उसमें मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ECF, ठीक है। और जो इनसाइड मौजूद होता है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कह देते हैं या ICF कह देते हैं, ठीक है। एक चैनल मैं यहाँ भी बना देता हूँ। फर्ज करें ये मैंने एक्चुअली दरमियान में ये ब्लू कलर का और रेड कलर ऑरेंज कलर का क्या बनाया है, ये प्रोटीन चैनल्स हैं। ये भी एक अदद चैनल है और ये भी एक अदद चैनल है, ये वाला, ठीक है। सो अभी फिलहाल हमारा जो काम है चैनल्स के साथ वो कितना है वो अभी हम देखते हैं। अब देखिए ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें एक साइड आउटर है और एक साइड इनर है। एक्चुअली न्यूरॉन में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मौजूद होता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन से क्या मुराद है कि मेम्ब्रेन की एक साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू अदर साइड। अब इसको जरा इस बात को समझिएगा, इस बात को जरा समझिएगा कि मेम्ब्रेन की एक साइड के बारे में हम कहते हैं, बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है ना असल में वीडियो आ रही होती है, तो इसको जरा हम कर देते हैं जी। मेम्ब्रेन की एक साइड मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव देन अदर साइड। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हनों में रखनी है, क्योंकि अगर एक साइड नेगेटिव है इसका क्या मतलब है जी, कोई बताएगा? अगर एक साइड ज्यादा नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि उस साइड का की क्या चीज ज्यादा नेगेटिव है, या उस साइड यार ये तमाशा हो गया। बेटा आप लोगों को कब से आवाज नहीं आ रही, कितनी देर हो गई है? मैं आखिरी बात क्या कर रहा था? चलें शुक्र है ज़्यादा पीछे नहीं थे हम। क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो स्क्रीन देख लेता हूँ और उसका पर्पस यही होता है जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो मेम्ब्रेन की एक साइड होती है इट इज़ मोर नेगेटिव देन द अदर साइड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है मोर नेगेटिव देन द अदर साइड। इसका मतलब है अगर एक साइड मोर नेगेटिव है इसका मतलब है क्या मौजूद है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। क्योंकि जब एक साइड मोर नेगेटिव होती है और दूसरी साइड मोर पॉजिटिव होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनके दरमियान में करंट फ्लो कर सकता है, इनके दरमियान में करंट फ्लो कर सकता है अगर एक साइड मोर नेगेटिव होती है और दूसरी साइड मोर पॉजिटिव होती है। सो लेट्स सी कौन सी साइड मोर नेगेटिव होती है और कौन सी साइड मोर पॉजिटिव होती है, ज़रा जल्दी से जो है वो ये चीज़ हम देख लेते हैं। बेटा हमारी जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें ये बात आप लोगों ने ज़हनों में रखनी है कि ये मैंने आउटर साइड ड्रॉ की है और ये मैंने इनर साइड ड्रॉ की है। याद रखिए हमारी पूरी बॉडी में ओवर द एनिमल किंगडम और ख़ास तौर पे जो है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नर्वस सिस्टम मौजूद है उसमें एक आइन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर आइन कहलाता है। याद रखिए एक्स्ट्रा सेलुलर आइन, मैं ECI लिख रहा हूँ इसको,
एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, वो है सोडियम। हमेशा सेल के बाहर सोडियम की अमाउंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनर साइड। सोडियम बाहर हमेशा, याद रखिए हमारी बॉडी ने ना, हमारे एवोल्यूशन ने हमारी बॉडी का क्या किया है, एवोल्यूशन ने हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स और सेल के दरमियान में आयन का डिफरेंस रखा है। सोडियम जो है वो सेल से बाहर हमेशा ज्यादा होता है और पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर हमेशा ज्यादा होता है। ये चाहे आप हार्ट के सेल्स की बात कर लें, मसल सेल्स की, चाहे आप न्यूरॉन्स की बात कर लें, चाहे आप स्केलेटल मसल्स की बात कर लें, हर जगह पर ये एक यूनिवर्सल रूल है और वो ये है कि सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए हम सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कहते हैं और पोटेशियम को इंट्रा सेलुलर आयन कहते हैं। ठीक है, सो अब आइए इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटेशियम अंदर ज्यादा है। ठीक है, अब मैं दोनों को एरो जो है वो अप दे रहा हूं। क्या मतलब है दोनों एरोज को अपवर्ड जो है वो डायरेक्शन देने का, कि अंदर की साइड पे जो एरो ज्यादा है, जो आयन ज्यादा है उसके साथ एरो अपर साइड का लगा हुआ है, बाहर की साइड पर जो आयन ज्यादा है उसके साथ एरो अपर साइड का लगा हुआ है और वो बाहर ही लगा हुआ है। तो आप लोगों ने इस बात को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, बड़ा ही जेन्युइन सा सवाल है कि ठीक है, सोडियम और पोटेशियम इन दोनों की कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, बाहर एक ज्यादा है, अंदर दूसरा ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बन गया भाई? मसला ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बन गया? मेम्ब्रेन को तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो हम कह रहे हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है, अंदर से मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव होती है, बाहर से पॉजिटिव होती है। ये एक रूल होता है हर मेम्ब्रेन का, जितनी मेम्ब्रेन्स हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उनका रूल होता है कि हमेशा वो मेम्ब्रेन जो है वो अंदर से नेगेटिव होती है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ कि जी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव होना तो समझ आ रहा है, क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि बाहर सोडियम मौजूद है, अंदर पोटेशियम है, और अंदर पोटेशियम, ऐसा क्या मसला है कि पोटेशियम अंदर होने के बावजूद अंदर नेगेटिव चार्ज है? तो बेटा अंदर क्या मौजूद हैं? अंदर हैं लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लार्ज ऑर्गेनिक आयन। ऑर्गेनिक आयन कौन कौन से होते हैं बेटा? डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? याद रखिए डीएनए पे होता नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको ये भी पता है कि चार्ज का साइज, पोटेशियम के चार्ज का साइज कम होगा, ऑर्गेनिक आयन के चार्ज का साइज ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो आयन बना हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ प्रोटीन पूरी बनी हुई है। ठीक है, उस प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कहाँ छोटे छोटे आयन और कहाँ पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल? प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो पोटेशियम के पॉजिटिविटी का साइज कम है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की नेगेटिविटी का साइज ज्यादा है। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की नेगेटिविटी का साइज ज्यादा है तो अंदर फिर कौन सा चार्ज होगा? अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि पोटेशियम अंदर मौजूद है और बहुत ज्यादा है, लेकिन कहां से ज्यादा है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से ज्यादा पोटेशियम कहां पर है? इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। लेकिन क्या यह पोटेशियम लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मुकाबला कर रहा है? नहीं, क्योंकि उन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम। मैं लिख देता हूं OM, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनका चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम। अब आइए सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्यों भला? क्योंकि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज ज्यादा है। एक बात आपको यहां पर और बताऊं कि सोडियम के साथ साथ बाहर क्लोराइड भी मौजूद है।
लेकिन क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन को बाहर से नेगेटिव नहीं कर रहा। समझ आ रही बात? क्या वजह है कि सोडियम का जो चार्ज साइज है वो क्लोराइड, सारे क्लोराइड उस एरिया में जो मौजूद हैं उनके चार्ज साइज से ज्यादा है, लिहाजा बाहर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, अंदर से मेम्ब्रेन नेगेटिव क्यों हो रही है? क्योंकि अंदर पोटेशियम मौजूद है, क्यों, लेकिन उसका चार्ज साइज कम है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज साइज ज्यादा है, लिहाजा वो जो मेम्ब्रेन अंदर से ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है जी बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, इसका मतलब है करंट दौड़ सकता है। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरा जल्दी से, मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताएं। जी बेटा, देखें आपने मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पोटेशियम चार्ज रखा हुआ है, पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज के तौर पर रखा हुआ है। ठीक है, पोटेशियम ज्यादा है, किसकी निस्बत? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की निस्बत पोटेशियम ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि पोटेशियम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के टोटल नेगेटिव चार्ज से कम है। सेल के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इतने ज्यादा हैं, वो वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी वो वाले ऑर्गेन, एक्चुअली उनको आयंस कहेंगे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। तो जैसे डीएनए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज में इतने बड़े हैं और उनके ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है कि उनके कंपैरिजन में जो पोटेशियम का पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। पोटेशियम की जो पावर है, पॉजिटिविटी की पावर, वो कम है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक आयंस जो साइज में बड़े हैं। जितने बड़े हैं साइज में उतना ही उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इसी वजह से पोटेशियम के कम होने की वजह से, एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक आयंस पोटेशियम के कम होने की वजह से पोटेशियम की पॉजिटिविटी असर नहीं कर रही, बल्कि ऑर्गेनिक आयंस की नेगेटिविटी ज्यादा डोमिनेंट है, लिहाजा मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज होगी। जी बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट? ये जरूरी है, मैं वंस अगेन बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता लगेगा, उसकी रीजंस पता लगेंगी, तो ही आपको जो है वो सही तरीके से अंदाजा होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द, ये इन्होंने सोडियम और पोटेशियम की बात की हुई है। इसमें से एक बात अभी मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखें, यहां से पढ़ें बेटा, ये देखें, एक मिनट ठहरिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी। द लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन सच एज प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हो सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, आर मच मोर इनसाइड द मेम्ब्रेन देन आउटसाइड वेयर दे आर ओनली इन नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन। आउटसाइड ये नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में होते हैं, इनसाइड बहुत ज्यादा होते हैं। दिस मेक्स द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। ठीक है, तो अंदर से मेम्ब्रेन इन आयंस की वजह से ज्यादा हो जाती है। प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड की उसने बात की है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स आपको अच्छे तरीके से पता है कि डीएनए से बेहतरीन और आरएनए से बेहतरीन ऑर्गेनिक एसिड्स हमारी, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, इनऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही। इनऑर्गेनिक तो है, HCl मौजूद है हमारी बॉडी में होता है, और जिसमें जाहिर है कार्बन नहीं है, वो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात हो रही है, तो वो तो डीएनए है, आरएनए है, और उनके ह्यूज चार्ज साइज की वजह से पोटेशियम का चार्ज सप्रेस हो जाता है, लिहाजा अंदर से मेम्ब्रेन नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है? अच्छा, इसमें एक बात और, अब आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है बेटा कि जो सोडियम है वो कोशिश करेगा कि वो अंदर आए। क्यों कोशिश करेगा? आप लोग अच्छे तरीके से गैस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिफ्यूजन वर्क करती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब सोडियम अगर बाहर ज्यादा है तो सोडियम कोशिश करेगा कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाए। बिल्कुल ऐसे ही पोटेशियम की क्या कोशिश होगी? पोटेशियम विल टेंड टू डिफ्यूज आउटवर्ड, पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये जो फिनोमिना है ये कैसे होता है?
बेटा अब यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा सा अब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये डायग्राम बनाना बेहद ज़रूरी है। ये डायग्राम ज़रा बड़ी है, लिहाजा थोड़ी देर खामोशी ही जो है वो हम रखेंगे। डायग्राम बना लूँ, उतनी देर अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सोचना तो सोच लें। मेरे पास कलर भी लिमिटेड है। एक और चैनल हमने बनाना है, लेकिन वो अभी चले वो भी बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। बेटा इन चैनल्स को डिस्क्राइब मैं अभी करूँगा जी। देखिए हमारे मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं आयन चैनल्स, ठीक है, आयन चैनल्स होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं एक्टिव चैनल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल से क्या मुराद है कि ये वो चैनल हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। किसकी, वो मैं अभी बताता हूँ। कुछ चैनल्स होते हैं जो कि लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स होते हैं। अब इनमें लीकी चैनल कौन से हैं, मैंने येलो कलर में लीकी चैनल लिख तो दिया, लेकिन लीकी चैनल दो हैं। कौन कौन से, ये वाला भी लीकी चैनल है, इसको मैं 1 और 2 लिख देता हूँ ना, 1 और 2, ये 1 और ये 2, ये दो लीकी चैनल्स हैं। ये लीकी चैनल्स किसके हैं ये मैं ये भी बताता हूँ अभी। फिर कुछ ऐसे ऐसे चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये चैनल क्या होते हैं ये भी अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कौन से वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स बनाए हैं आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स जो हैं वो ये दो हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ A एंड B, ये A और ये B, ठीक है। सो अब देखिए बेटा मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने कहा एक चैनल इसमें वो है, ये तीन फैमिलीज है चैनल की। एक वो चैनल है मेम्ब्रेन का, ये मेम्ब्रेन है आपके सामने। एक वो चैनल है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही है, किसकी अभी बताता हूँ। दूसरे वो चैनल्स हैं जिनमें से आयंस लीक हो सकते हैं। तीसरे वो चैनल्स हैं जिनमें जो वोल्टेज डिपेंडेंट है। वोल्टेज डिपेंडेंट से क्या मुराद है ये एक दफ़ा थोड़ा सा सुन लें। वोल्टेज डिपेंडेंट से मुराद होता है ओपन एंड क्लोज ऑन अ open and close at a specific current, at a specific voltage। जब उनको एक स्पेसिफिक वोल्टेज मिलती है तो वो ओपन होते हैं और स्पेसिफिक वोल्टेज पे क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं इनके बारे में हमने मोस्ट प्रोबेबली कल पढ़ना होगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको आखिरी बात मैं क्या कर रहा था, मैंने आपसे आखिरी बात ये की थी बेटा कि ये जो लीकी चैनल्स होते हैं इनमें से एक लीकी चैनल होता है जो सोडियम का होता है और दूसरा लीकी चैनल होता है जो पोटेशियम का होता है। अब मसला ये है कि अब आइए बात के ऊपर जो असल बात है बेटा, होता क्या है, होता कुछ यूं है कि ये जो लीकी चैनल्स होते हैं इनसे सोडियम अंदर की तरफ मूव करता है। कब, जब अभी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है, मेम्ब्रेन अंदर से अभी कोई करंट नहीं दौड़ रहा, अभी फिलहाल कोई करंट नहीं दौड़ रहा, लेकिन उस टाइम पर भी क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है, मैं अगर इस तरह करूं सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, ये बाहर है, पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, ये अंदर है।
अब क्योंकि बाहर सोडियम है, लिहाजा इन लीक चैनल से सोडियम अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, और बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है, लिहाजा अंदर से पोटेशियम बाहर को लीक होने की कोशिश करता है। बात फिर वही आ रही है, क्यों लीक होने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज बोथ हैज देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। at one side sodium is more than the other side and on the other side potassium is more than the initial side। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों अपने जो मीडियम्स है उनको एक्सचेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है। पोटेशियम कोशिश कर रहा है कि वो बाहर जाए क्योंकि वो अंदर ज्यादा हुआ है, और चैनल भी खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है, वो चोरी चोरी बाहर निकल जाता है। इसी तरह सोडियम कोशिश कर रहा है कि वो अंदर आए, क्यों? चैनल खुला हुआ है, वो भी चोरी चोरी अंदर जाने की कोशिश करता है। इन दोनों चोरी चोरी आने वालों को पकड़ता कौन है? बेटा ये चैनल है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ये कोशिश करता है कि यहां से जो अंदर चोरी चोरी सोडियम बाहर आया है उसको अंदर आया है उसको बाहर निकाल दिया जाए, और जो पोटेशियम चोरी चोरी बाहर आया है उसको वापस अंदर भेजा जाए। लेकिन ये मूवमेंट तो अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, मतलब पोटेशियम अंदर ज्यादा था, इसी चक्कर में पोटेशियम बाहर गया था। लेकिन अब ये पंप उसी पोटेशियम को वापस किधर लेकर आ रहा है? अंदर, जहां पोटेशियम पहले ही ज्यादा है। तो अंदर पोटेशियम जब ऑलरेडी ज्यादा होगा तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब आप लोअर टू हायर करते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली यहां क्या यूज करना पड़ता है? यू हैव टू यूज एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी इस काबिल बनाती है कि सोडियम को अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूव करके बाहर ले जाया जाए, और पोटेशियम को अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट करवा के अंदर लाया जाए। ठीक है जी बेटा, ये पॉइंट समझ आया आपको? जी, ये पॉइंट जो है, ये अगर समझ आ गया है तो हम इस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो करंट की सिचुएशन बन रही है इसको सम अप करते हैं। अगर आपको ये जो सोडियम और पोटेशियम का डिफरेंस है और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का जो वर्किंग है वो आपको समझ आ गई है, तो जरा जल्दी से मुझे बताइए ये सारा काम किसका है? उसके अंदर जो चैनल्स मौजूद है, इसीलिए मैंने अंदर 5 चैनल्स बनाए हैं। अगर आप इसमें देखिए, इसमें मैंने 5 चैनल्स इसीलिए बनाए हैं कि ये जो पोटेशियम का फरार होना और सोडियम का अंदर आना, ये जो कारस्तानी है, ये इन लीकी चैनल्स की है। लीकी चैनल्स ना होते तो पोटेशियम बाहर ना जा सकता, और ऑब्वियसली वो पोटेशियम जो है वो करंट ना डेवलप हो सकता। जी बेटा बताइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया? या जिसको नहीं समझ आया एक्चुअली वो बता दे, सारे तो ये नहीं कह सकते। जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है? हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ गुड गुड पॉइंट। मेम्ब्रेन के बाहर जो क्लोराइड आयंस है ना, वो इतने इस हद तक कम हैं कि एक तो उनको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, दूसरा ये है कि इनका देयर इज नो चैनल फॉर क्लोराइड आयंस। ये आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया। नो चैनल फॉर क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस के लिए चैनल नहीं है, क्लोराइड आयंस बाहर ही रहेंगे, सिर्फ उसको जो मूवमेंट होगी वो सोडियम की होगी। ठीक है, तो इसके चैनल्स नहीं होते क्लोराइड के। जी बेटा, यानी आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन, एक मिनट ठहरिएगा, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू क्लोराइड बट परमिएबल टू सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, परमिएबिलिटी देखेंगे ना, परमिएबल टू सोडियम है, मतलब सोडियम को गुजरने दे रही है, पोटेशियम को गुजरने दे रही है, बट जो क्लोराइड है उसके लिए इम्परमिएबल है। जी अब सब बोले। ओहो, तुम्हारा सवाल बीच में कट गई आवाज, क्या दोबारा बोलो? आयंस क्या कर रहे हैं?
ठीक है, ठीक है। जी, आपकी बात ठीक है। इसका जवाब असल में यार अब मैं ना यूं कह लो कि मैं देने से कतरा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो जवाब है ये आपको बहुत दूर ले जाएगा। इसलिए अब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई मेम्ब्रेन में लीकी चैनल्स रख ही क्यों रहे हैं हम? अगर हमने पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देना और सोडियम को अंदर नहीं आने देना तो फिर मेम्ब्रेन में लीकी चैनल्स क्यों रख रहे हैं? अच्छा, ये जो लीकी चैनल्स हम रख रहे हैं ना, इसका एक पर्पस आपको आगे जाके समझ आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसमें आपको लॉजिक नहीं पता लगेगी। लेकिन अगर ये चैनल्स ना हो तो क्या होगा, ये आपको ये जो जस्ट इससे अगला जो है ना, जिसमें मेम्ब्रेन में करंट दौड़ना शुरू होगा, अभी करंट दौड़ना नहीं शुरू हुआ, अभी जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हमने, अभी करंट नहीं दौड़ा, ठीक है। तो ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसमें लीकी चैनल्स का एक पर्पस तो आपको तब पता लग जाएगा जब करंट नहीं दौड़ना होगा, ठीक है। सो इसलिए जो है वो अभी खातिर जमा रखिए। हम थोड़ा सा इसको अगले लेक्चर पे पोस्टपोन कर देते हैं बात को, ताकि हम जो है वो इस बात को भी समझ सकें कि इन लीकी चैनल्स का पर्पस क्या है और इतनी एनर्जी यूज करते हुए हम इनको सोडियम को बाहर और पोटेशियम को बार बार अंदर क्यों ला रहे हैं, ठीक है। इसका एक पर्पस आपको पता लग जाएगा। जो डिटेल्ड आंसर है वो मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा मतलब सीधी सीधी बात है, जो डिटेल्ड आंसर है वो आपको बिल्कुल आउट कर देगा, वो नर्वस सिस्टम की बहुत लंबी डिटेल्स है, ठीक है। सो जो एक छोटा आंसर है वो आपको पता लग जाएगा है। नहीं, आपके लेवल की बात नहीं है ना, आपकी बुक में। आपकी बुक से बहुत बातें मैं आपको बता दिया करता हूँ बुक से बाहर, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि अभी आप लोग उस बात को ना ही कंसिडर करें तो बेहतर है जो ज़्यादा डिटेल है, ठीक है। तो जो बात है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बता दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया। और किसी का सवाल है बेटा? वो जो है ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसका वो जो आंसर है वो पता कहाँ पे जाके आता है? वो आंसर इसका आता है इस जगह पर, ये देख रहे हैं आप। ये देख रहे हैं आप 140 और ये सारी मैथमेटिकल फिगर्स लिखी हुई हैं, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाह रहा, क्योंकि ये आपकी बुक में दूर दूर तक नहीं है। जो बातें होती हैं ना, जरा करीब करीब की बातें होती हैं आपकी बुक में, उसको मैं जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, चाहे वो आपकी बुक में है या नहीं है, लेकिन ज़रा वो थोड़ी सी करीब करीब। ये बहुत दूर की बात है, ये बड़ी लंबी डिटेल है, तो इसलिए जो है वो फिर मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ये अवैस, तुम्हारी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब है यार, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, वही ना, इक्वेशन और वो डायग्राम वो खासी खौफनाक है। अच्छा जी, तो अब आइए, यहाँ पर हमारे पास लीकी चैनल्स भी हो गए, सोडियम पोटेशियम एडिपाइज पंप भी हो गया। अच्छा, ये जो सिचुएशन है जिसमें जो मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब इसमें ये है कि जो मेम्ब्रेन में बाहर पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम ये कहा करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस आयन कंसंट्रेशन की वजह से, वो हम सिर्फ अंदर वाला कंसिडर करते हैं, बाहर वाला आमतौर पर हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अंदर से मेम्ब्रेन इस वक्त -90 नहीं लिखना चाहिए आप लोगों की बुक के मुताबिक, अंदर से मेम्ब्रेन इस वक्त -70 मिली वोल्ट्स मोर नेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त कितना आ रहा है, -70 मिली वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। और जब करंट दौड़ेगा तो फिर ये जो है वो ये जो -70 मिली वोल्ट्स है इसमें चेंज आएगा, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अब आइए आखिरी बात के ऊपर। इस सिचुएशन में जब सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप मुस्तकिल सोडियम और पोटेशियम को अपनी अपनी जगह पर रख रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। सोडियम और पोटेशियम लीक हो रहे हैं, मेम्ब्रेन अंदर से ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रेस्टिंग
पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब अभी इसमें कोई भी करंट उस तरह नहीं दौड़ रहा, ठीक है। और क्योंकि ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, लिहाजा हम इस जगह पर एक और वर्ड ऐड करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी जो हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस टाइम पर जब ये सिचुएशन है कि अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, सोडियम और पोटेशियम लीक हो रहे हैं और उनको मुस्तकिल बाहर भेजा जा रहा है, सोडियम को और पोटेशियम को एटीपी खर्च करके अंदर लाया जा रहा है, इस टाइम पर कोई करंट नहीं दौड़ रहा। और इस टाइम पर क्योंकि कोई करंट नहीं दौड़ रहा, लिहाजा इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, -70 मिली वोल्ट का इस वक्त पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को हम नाम दिया करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और क्योंकि ये मेम्ब्रेन में है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में है, तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इस वक्त कोई करंट नहीं दौड़ रहा, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब और ये कहाँ हो रहा है, आइए अब अगली बात करते हैं। वो कह रहा है बेटा, ये हो रहा है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, थ्रू आउट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, चाहे वो एक्सॉन हो चाहे वो डेंड्राइट्स हो, वो मेम्ब्रेन की न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है दोनों साइड्स पर और अंदर से नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में हो रहा है। जी बेटा, आगे एक्शन पोटेंशियल अब मैं आपको इस वक्त नहीं पढ़ा सकता। जी, मेम्ब्रेन में अभी आपने सिर्फ एस्टेब्लिश किया है कि करंट कैसे बना है। बेसिकली आपने क्या एस्टेब्लिश किया है, मेम्ब्रेन के क्रॉस में आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है। सो जो अच्छा एक और बात आपको बताता हूं मैं, आपने अभी नर्व इम्पल्स पढ़ा नहीं है। जो टॉपिक आपका है ना, ये जो टॉपिक है आपका, ये नर्व इम्पल्स, ये आपने पढ़ा ही नहीं। आपने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। अगला जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन नर्व इम्पल्स क्या है वो आपने भी आगे पढ़ना है, ठीक है। वो इजी है और बच्चे आमतौर पर ये समझते हैं कि नर्व इम्पल्स और मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो दोनों सेम चीज़ें हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है कि नर्व इम्पल्स की रीज़न होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो जब आप कल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। सो बेटा, इस वक्त आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी थी। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे है और नर्व इम्पल्स कैसे रन करती है और ये मेम्ब्रेन में एंड तक कैसे जाती है और मैसेज आगे पास कैसे होता है, ठीक है। सो ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारी जो शार्टिक नर्व है वो टांग से शुरू होकर तकरीबन पैर तक जाती है। आपको पता है हमारी जो टांग में नर्व होती है उसमें कोई सेल बॉडी नहीं होती, वो एक ही एक्सॉन होता है जो लंबा सारा ट्रैवल करता है। क्योंकि अगर आपने दरमियान में सेल बॉडीज का वक्फा डाल दिया ना, सेल बॉडी का क्या मतलब है, सेल बॉडी का मतलब ये है कि उस जगह पर जो करंट है वो या तो होल्ड कर रहा है या फिर उस जगह पर न्यूरॉन खत्म हो रहा है। ये करवाना ही नहीं, आपने फौरी तौर पे इम्पल्स को भेजना है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक एक्सॉन को कंटिन्यू रखें और एंड तक लेकर जाएं। जब आप एक एक्सॉन को एंड तक लेकर जाते हैं तो वो बगैर वक्फे के आगे तक जाता है करंट, दरमियान में वक्फे नहीं आते। क्योंकि अगर दरमियान में वक्फे आ गए तो आपका जो इम्पल्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इतनी लंबी तार होती है, शार्टिक नर्व जो है ये अच्छी खासी लंबी तार होती है जो हमारी टांग में मौजूद होती है और इसमें आमतौर पे सेल बॉडी नहीं होती, बल्कि एक ही एक्सॉन होता है जो लंबे सारे जा रहे होते हैं। एक सेल बॉडी का एक्सॉन स्टार्ट होता है और वो इतना लंबा जा रहा होता है और वो जो है पूरे एक्सॉन में करंट ट्रैवल करता है, ठीक है। वो कैसे करता है वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। बाकी आप लोगों को क्वेश्चंस हुए तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।